हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट को 30 मिनट में पूरा रिवाइज। या जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसको देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट उनके सामने से गुजर जाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं जिससे देर ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप फिजिक्स को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स और चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम लोग करने वाले हैं। कई बच्चों को रहता है कि सर अगर आप जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए तो ज्यादा आसान होगा। वेरी सिंपल, आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा। यहां पर आपको 11th का, यहां पर ये 12th का लिखा हुआ लेकिन 11th का आपको यहां पर पीडीएफ दिखाई पड़ेगा और उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, यहां पे बस सिंपल क्या करना है, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और 11th की पीडीएफ ले लीजिए। चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज की पहले बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि मेजरेबल हो, जिन्हें हम नाप सकें, और दूसरा जिस पे लॉज ऑफ फिजिक्स को अप्लाई किया जा सके। तो दो मेन चीज हैं जिसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एक तो मेजरेबल यानी नपाई की जा सके, मेजरमेंट किया जा सके, और फिजिक्स के लॉ जिस पे अप्लाई किया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे कि लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको जिनको मेजर किया जा सकता है, जिन पे फिजिक्स के लॉ लगाए जा सकते हैं। और जो फिजिकल क्वांटिटी दिखी नहीं है, जैसे कि कोई कह दे कि मुझे बहुत दुख है, सौरव, या कह दे मुझे बहुत खुशी, आपको देख के बहुत खुशी हुई, तो इसको ना आप मेजर कर पाएंगे ना इस पे कोई फिजिक्स के लॉज लगा पाएंगे। तो ये ऐसी क्वांटिटीज जिसको मेजर और फिजिक्स के लॉ आप नहीं लगा पाते, वो फिर फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती। फिजिक्स में उन्हीं क्वांटिटीज की हम स्टडी करते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स के अंदर। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको बताने के लिए किसी और क्वांटिटी की मदद या हेल्प नहीं लेनी पड़ती, जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, सॉरी बेटा, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये वो क्वांटिटीज हैं आप देख रहे होंगे जिनको बताने के लिए आपको किसी और क्वांटिटी की हेल्प नहीं लगेगी। और डेराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको बताने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद लेनी पड़ती है। जैसे वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कह देंगे, एक्सेलेरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। ये सारी क्वांटिटीज कैसी हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज। या स्पीड कह दीजिए, ये ऐसा दिमाग में किसी के ना आ जाए कि सारी वेक्टर क्वांटिटीज लिखी हैं, तो मैं यहां पे स्पीड भी लिख देता हूं। तो स्पीड क्या है, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहां से निकलेगा और टाइम भी यहां से निकलेगा। तो ये ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन या बताने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़े। अब मेजरमेंट का तरीका क्या होता है। मेजरमेंट का तरीका होता है कि एक स्टैंडर्ड यूनिट हम ले लेते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है जैसे कि किसी ने 1 मीटर ले लिया, एक हाथ के बराबर मान लीजिए 1 मीटर ले लिया, और किसी चीज को नापेंगे लंबाई को, तो हम बताएंगे कि 1 मीटर से कितने गुना ज्यादा ये लंबी है, कितने मल्टीपल है। अगर 10 मल्टीपल्स है तो हम बोल देंगे 10 मीटर है, और 20 मल्टीपल है तो 20 मीटर है। तो पहले हमें यूनिट डिफाइन करनी होती है, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जैसे मास के लिए किलोग्राम डिफाइन की है, लेंथ के लिए 1 मीटर, ऐसा ही सिस्टम में है। और उसके बाद उस क्वांटिटी को नापने का तरीका होता है Q इज इक्वल टू एन यू। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ और ये कलर लाता हूँ। तो Q इज इक्वल टू एन यू आप देख पा रहे हैं ना। तो ये यहां पर भाई यूनिट्स हो गई कि जिस मीटर किलोग्राम जिसमें आपको नपाई करनी है, और एन है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी मल्टीपल टाइम्स उसको नापा गया है, और ये वो क्वांटिटी आ जाती है। जैसे मान लीजिए मजाक के लिए 5 किलो आलू है, तो 5 किलो आलू को क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 5, और यूनिट हो गई किलोग्राम, और ये क्वांटिटी हो गई। अब ये क्वांटिटी इतनी, ये वैरी नहीं करती, आप जिसमें चाहो उसमें नपाई करो। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं, यानी कि ये जो नपाई कर रहे हैं क्वांटिटी का मेजरमेंट Q इक्वल टू एन यू, इसमें किस किस सिस्टम्स में नापेंगे। तो एक कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट क्या होता है, जिसके अंदर फंडामेंटल और डेराइव्ड दोनों क्वांटिटीज होती हैं, यानी जितनी भी क्वांटिटीज नपाई के लिए इस्तेमाल होने वाली हैं, वो सारी जो होती हैं उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं होती तो कई प्रकार की हैं, लेकिन मेनली हमें जो समझनी है अपनी कोर्स के अनुसार, वो एक सीजीएस सिस्टम है, जो फ्रेंच सिस्टम था,
और उसमें सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में नापा जाता था। तो ये सीजीएस सिस्टम हो गया। फिर एफपीएस सिस्टम आया, ये ब्रिटिश सिस्टम है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम चल रहे थे भाई। तो ब्रिटिश में क्या रहा, एफपीएस सिस्टम आया, जिसमें लंबाई को फुट में मेजर किया गया और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड के अंदर। फिर एमकेएस सिस्टम भी एक फ्रेंच सिस्टम था, जिसमें लंबाई को मीटर में मेजर किया गया, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में। और एमकेएस का ही एक्सटेंडेड वर्जन एसआई सिस्टम है, जो अब इंटरनेशनली सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो एमकेएस का एक्सटेंडेड वर्जन है। इट इज बेस्ड ऑन दी 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो एसआई सिस्टम है, जो कि एमकेएस का एक्सटेंडेड वर्जन है, वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उन्हीं की यूनिट्स, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर बेस्ड है। कौन सी 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स हैं वो भी देख लीजिए, याद रखना चाहिए, काम आएगी हर जगह। जैसे कि लेंथ है, लेंथ की बेसिक यूनिट होती है मीटर, इसका सिंबल है स्मॉल एम। मास आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई और किलोग्राम उसकी बेसिक यूनिट और केजी सिंबल। टाइम की बात करेंगे तो सेकंड, एस से। टेम्परेचर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, और केल्विन उसका बेसिक यूनिट है एसआई सिस्टम में, और के से उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो एम्पियर उसकी बेसिक यूनिट है, और ए से दिखाएंगे तो एम्पियर आ जाएगा सिंबल। अच्छा, यहाँ पे जो कैपिटल वर्ड यूज किए जा रहे हैं ना, वो कैपिटल यूज किए जाते हैं जब वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो। जैसे कि ये केल्विन एक साइंटिस्ट थे तो के बड़ा है, एम्पियर साइंटिस्ट थे तो ए बड़ा है, बाकी किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, इसलिए स्मॉल लेटर में है। ये पकड़े रहिए थोड़ा मन में आया, बताते हैं आपको। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये कैंडेला होगी। क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल में, एमओएल। तो ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं जो कि आपको एसआई सिस्टम में जरूरत पड़ेगी। 2 इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी हैं? पहले होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल वही वाला एंगल है जो आज तक आप समझते रहे। बस ध्यान ये रखिएगा कि प्लेन एंगल जब हम बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये थीटा ना रेडियंस में होता है, डिग्री में नहीं। जैसे आप 45 डिग्री बोलते हैं तो 45 डिग्री की जगह पाई बाई 4 लिखना होगा। तब जब यूनिट्स को पाई में लिखते हैं तो वो रेडियंस में होती है। जैसे पाई बाई 2 लिखेंगे 90 डिग्री को, तो पाई बाई 2 रेडियन में है। तो प्लेन एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है। एक लाइन खींच लीजिए, आर्क हो गई ये अपॉन रेडियस, तो इस फॉर्मूले को लिखना होगा तो आप आराम से आर्क अपॉन रेडियस लिख सकते हैं। ये डीएस अपॉन आर कर देंगे तो ये आ गया प्लेन एंगल, जो कि रेडियंस में होगा। और एक अगला एंगल होता है जो कि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल होता है। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या, ओम से इसका सिंबल होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो ओम है वो स्टे रेडियन में इसकी यूनिट होती है। ये बेसिकली क्या होता है, ये कोनिकल एंगल होता है। समझ, जैसे आइसक्रीम का कोन खाते हैं ना, ऐसे मान लीजिए लगी हुई है आइसक्रीम और ये कोन है, तो ये जो एंगल होता है 3D एंगल, इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको नापने का तरीका ये होता है कि कहीं भी सॉलिड एंगल लेना है तो आप किसी स्फेयरिकल, स्फेयर मतलब होता है 3D, फुटबॉल समझो। ये बना तुम सर्किल रहे हैं क्योंकि 2D है, लेकिन इसको फुटबॉल समझना चाहिए। अगर आप फुटबॉल के सेंटर पे खड़े हो और अगर आपको सॉलिड एंगल किसी का निकालना है तो मान लीजिए पैच ले लिया गोल सा और इसको मिला दीजिए ऐसे, तो ये जो आपका बनेगा एंगल, दिस इज नोन एज ए सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है जिसे हम स्टे रेडियन में नापते हैं, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ये इसकी कहानी हो गई भाई, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी वो भी हो गई। अब साइंटिफिक नोटेशन, तो ये साइंटिफिक नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये आपको पूरी फिजिक्स में जब तक पढ़ेंगे आप तब तक साथ रहता है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी को a इंटू 10 की पावर b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और a जो होता है वो 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। जैसे यहाँ एक लंबी चौड़ी क्वांटिटी है तो इसको हम लिख लेंगे 6.5, क्योंकि ये देखिए ये जो क्वांटिटी है ना, ये 1 से 10 के बीच में है, 1 से छोटी नहीं 10 से बड़ी नहीं, और 10 की पावर 8। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन बेटा नहीं है। अच्छा, इसको फिर लिखा है यहां पर, तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि यहां भाई पहला जो आपका गिनती है, नंबर है, वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, तो उसको लिख देते हैं 3.1। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख देना 0.3142 एंड 234 इंटू 10 की पावर 9, तो भी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं होगा। साइंटिफिक नोटेशन में ये जो है ये 1 से 10 के बीच में चाहिए।
तो ये हो गया 3.14 जो कि नंबर बिटवीन 1 to 10 और ये 10 की पावर 3। तो इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना। अब साइंटिफिक नोटेशन से ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। जब किसी गिनती को आप साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले उस गिनती को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना होगा। वो जैसे 52.3 है तो पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए 5.2 इंटू 10 की पावर 1। अब ये अगर जो पहली वाली गिनती है ये 10 से अगर बड़ी है तो इसको 5 से अगर बड़ी है तो इसको 10 ट्रीट कर लेते हैं। 10 और 10 ये और 10 ये, इसका ऑर्डर हो गया 10 की पावर 2। सिंपल। अगर ये 5 से छोटी है तो इसको 1 ट्रीट कर देते हैं, इसी को क्या लिख दोगे 1। और ये 10 की पावर 3 इसका ऑर्डर आ गया। अगर 8.3 है तो ये 5 से बड़ी है तो इसको 10 ट्रीट कर लोगे, 10 हो गया। देखिए ये चीज। और ये 10 की पावर -4, ये 10 की पावर -3 इसका ऑर्डर है। और अगर गिनती 5 है इक्वल, बड़ी छोटी का तो डिस्कशन हो गया, अगर बराबर निकल आई तो भी उसको 1 ही ट्रीट करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 2 पकड़ेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से ये कुछ डिफरेंस बुक यहां पर चेंज करती हैं, लेकिन मैं एनसीईआरटी को फॉलो करवाऊंगा, वही बेहतर होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है जब हमें कंपेयर करनी होती है फिजिक्स में कोई दो क्वांटिटीज, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बड़ा काम आता है और हर जगह इसकी आपसे चर्चा की जाएगी। अब आता है साइंटिफिक फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होती हैं जो आप मेजरमेंट करते हैं जहां तक पक्का है, रिलायबल प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, यानी जहां तक आप श्योर हैं प्लस 1 डिजिट और ऐड कर देंगे तो वो हो जाती है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैं कलर को फिर से थोड़ा सा चेंज करने की तरफ चलता हूं, ग्रीन ले लेता हूं इस बार। तो कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे 42.3 है तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 243.4 है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 24.123 तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जितनी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट रूल, ए जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अगर किसी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट किया जाता है। देखिए यहां पर जैसे लिखा है ना 5.03, तो ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में जीरो है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें हो जाएगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये समझे ना, क्योंकि जो जीरो है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आ रहा है। इसमें कितनी हो गई? इस तरह 4 हो गई। देखिए समझ गए आप। अब लिखा है लीडिंग जीरोस और जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। ये देखिए लेफ्ट इस तरफ जो लिखा हुआ है इसमें ये जीरो जो इस तरफ वाले हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। 0.543 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.045 ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.006 तो इसमें केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखे होते हैं जिसे आप लीडिंग जीरोस भी बोलते हैं, वो सारे जो नंबर्स हैं वो जीरोस को आप सिग्निफिकेंट फिगर में ट्रीट नहीं करते। अच्छा, ट्रेलिंग जीरोस यानी जो राइट साइड होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस और द जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी में डेसिमल पॉइंट लगा है और उसके बाद ट्रेलिंग जीरोस हैं, यानी उसके राइट साइड में जीरोस लिखे गए हैं, तो वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। जैसे 4.330 तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये देखिए 43.00 तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट डेसिमल पॉइंट लगाए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये ट्रेलिंग जीरोस आ रहे हैं तो वो काउंट कर लिए जाएंगे। 343.000 तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विथआउट ए डेसिमल पॉइंट, ध्यान दीजिएगा भाई यहां क्या था, यहां था कि अगर डेसिमल आपका है लेकिन डेसिमल अगर नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे 12300 लिखा है तो इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट नंबर है क्योंकि यहां डेसिमल नहीं है। और कहीं 123.00 होता तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होते। और कहीं 12300 है तो इसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस बात को दिमाग में रखिए, आसानी से काम बनेगा। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन
द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो साइंटिफिक फिगर में आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो नंबर है ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताता है। जैसे कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 3 है। ये यहाँ पर बातचीत कही जा रही है। अब राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर राउंड कैसे करते हैं। तो व्हाइल राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट वी यूज द फॉलोइंग रूल्स बाय कन्वेंशन। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर कोई डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से छोटी है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को कोई चेंज आप नहीं करते। जैसे 7.82 है और इसको हम इस 2 वाली को ड्रॉप कर रहे हैं राउंड करने के लिए, तो 2 क्योंकि 5 से छोटा है तो इससे पहले वाली जो डिजिट्स है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 7.8 हो गया। इसी तरह 3.94 है, 4 को अगर ड्रॉप कर रहे हो 5 से छोटा है तो 3.9 इसका आंसर हो जाएगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से बड़ी है तो फिर पहले वाली डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं। जैसे लिखा 6.87, अगर 7 को ड्रॉप कर रहे हो तो ये 5 से बड़ा है, तो इससे पहली वाली जो डिजिट थी 8, उसको 1 बढ़ा के 9 कर दोगे तो इसको 6.9 लिख दोगे। इसी तरह 12.78 में 8 को ड्रॉप करोगे तो 12.8 लिख दोगे। If the digit to be dropped is 5 followed by the digits other than 0, यानी अगर कोई यहां तो क्या था 5 से बड़ा और छोटा और 5 के बराबर आ जाए, लेकिन उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट लिखी है, तो हम क्या करते हैं 5 को जब ड्रॉप करते हैं तो उसके पहले वाली डिजिट को 1 बढ़ा देते हैं। इस वजह से 16.4 हो गया। यहां पर 5 को ड्रॉप कर रहे हो क्योंकि वो फॉलोड बाई उसके पीछे एक गिनती लिखी जो कि 0 नहीं है। अब इसको ड्रॉप करोगे तो 6.8 लिख दोगे। बढ़िया। अब ऐसा भी हो सकता है 5 के बाद कुछ ना लिखा हो, उसकी चर्चा कर लो। अगर इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई जीरोस, देन अगर 5 लिखा उसके बाद 0 या कुछ नहीं है, फिर क्या करोगे। अगर ये इवन है तो लेफ्ट एंड चेंज रहता है। जैसे यहां पर 5 ड्रॉप कर रहे हो, कुछ नहीं है 0 है, तो अगर इससे पहले की जो गिनती इवन है तो उसमें कोई बदलाव नहीं करोगे, 3.2 का 3.2 रखोगे। ऐसे ही 12.650 में 5 ड्रॉप कर रहे हो, पहले वाली गिनती इवन है तो 12.6 आ गया। अगर यही चीज ऑड हो जाए, यही चीज यहां पर मतलब 5 को ड्रॉप करना है फॉलोड बाई 0 या कोई गिनती नहीं है, उसके पहले का ऑड नंबर है, तब 1 से बढ़ा देते हो। यहां देखिए 5 को ड्रॉप कर रहे हो, उससे पहले का नंबर 7 है जो कि ऑड है, तो 1 से बढ़ा देंगे 3.8 आ जाएगा। 16.150 5 ड्रॉप कर रहे हो, उससे पहले के एक 5 इससे पहले ऑड है, 1 बढ़ा दोगे तो 16.2 लिख दोगे। ये राउंडिंग ऑफ करने का तरीका है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस, अब ये तो रहा राउंडिंग ऑफ, अब कैलकुलेशन में कैसे ट्रीट करते हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं उसमें 2 मेजर रूल्स हैं। पहला तो अगर हमारा एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, अगर 2 नंबर को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन शुड बी रिपोर्टेड, मतलब कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो हैं वहां तक आंसर करना है। अगर आप जोड़ रहे हो और घटा रहे हो तो जो भी जिन गिनतियों को जोड़ रहे हो उनमें से जो गिनती लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दे रखी है उसी के फॉर्म में नंबर को आंसर को दोगे। जैसे यहां है 33.3 हैज ओनली 1 डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो डेसिमल प्लेस। 3.11 इसमें क्या है 2 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस में ऐसे लिख रहा हूं। इसमें क्या 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका जो फाइनल, इसको सिंपली पहले तो जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद इसका जो फाइनल आंसर होगा इसमें से सबसे छोटी 1 डेसिमल प्लेस है तो इसका आंसर 1 डेसिमल प्लेस में जाएगा। तो इस 36.723 में हमें इस 2 को ड्रॉप करना होगा क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना। 2 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करोगे 36.7 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से अब देखिए इन तीनों को जोड़ा, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी थी 4 डेसिमल प्लेसेस, इसमें कितनी थी 3 डेसिमल प्लेसेस, इसमें कितनी थी 2 डेसिमल प्लेसेस। जब जोड़ लिया सिंपली, अब इसका आंसर सबसे छोटे वाले डेसिमल प्लेस 2 में देना है तो इसमें से हमको ड्रॉप करना पड़ेगा 3। अब 3 ड्रॉप करोगे 3.47 आपका यहां पे आंसर आ गया। तो जोड़ सेम चीज आप जोड़ने घटाने में चालू रखोगे। अब अगली बात आती है अगर गुणा और भाग करना है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है, तो वहां पर डेसिमल प्लेसेस ना देख के सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है। तो यहां पर क्या करोगे, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, आंसर भी उसी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में दिया जाता है।
जैसे 142.06 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.23, यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें देखिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आंसर आ रहा है इसको आप केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ही आंसर करना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो यही हो जाएंगे, इसका मतलब है 6 को ड्रॉप करना है। जब 6 को ड्रॉप करोगे तो ये 0.5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो 33 आपका आंसर आ गया। तो जोड़ने घटाने में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और गुणा और भाग में आपको सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट देखनी है, इस तरह से करोगे। अब आता है डायमेंशनल एनालिसिस बेटा। तो डायमेंशनल एनालिसिस में आप पहली चीज देखो कि 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड क्या होते हैं। तो जो डायमेंशंस हमने पढ़ी हुए, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी वर्ल्ड में किसी भी चीज को हम बोलते हैं ये 7 डायमेंशंस हैं, इनके फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा समझ के चलें। तो दैट इज द 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा बोला जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स में इस्तेमाल होगी, मेजरेबल, और साथ में जिस पे फिजिक्स के लॉज लगा सकते हो। कैसे निकालते हो? डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो ये डेंसिटी का जो डायमेंशन होता है फॉर्मूला, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए m लिख दो और वॉल्यूम के लिए l क्यूब, तो l इंटू एल, एल क्यूब, ये l+3 है यहां पर, और ऊपर जाएगा तो m की पावर 1, l की पावर -3, t की पावर 0। तो हम क्या बोलेंगे? हेंस द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास, इसकी पावर को 1 इन मास, एंड -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। ये होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। जो डायमेंशन का मतलब जो उनकी पावर्स हैं इन डायमेंशंस की, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। तो ये डेंसिटी की डायमेंशन हो गई, मास में 1, लेंथ में -3 और टाइम में 0। अब क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, देखिए जो डायमेंशंस होती हैं, कई फिजिकल क्वांटिटीज सेम डायमेंशन होल्ड कर सकती हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, इन सबकी डायमेंशन एक ही है, डायमेंशंस यूनिक नहीं होती हैं। मोमेंटम और इंपल्स दोनों की डायमेंशन आप देखिए तो एक ही दिखाई पड़ेगी, मतलब डायमेंशंस दो क्वांटिटी या उनसे ज्यादा की क्वांटिटी के एक ही हो सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस के 3 मेजर एप्लीकेशन आपके कोर्स में हैं। पहला है चेंजिंग यूनिट्स, हम इसकी मदद से यूनिट्स को चेंज करते हैं। दूसरा, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूले का करेक्टनेस देखते हैं और रिलेशनशिप को डराइव करते हैं। ये 3 रिलेशनशिप आपकी डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर आती है। आइए पहली देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, Q इज इक्वल टू NU। किसी भी क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हो तो यूनिट्स एंड नंबर कितने मल्टीपल टाइम ऐसे लिखते हो। तो भाई किसी भी यूनिट में रिप्रेजेंट करो, एन चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी चेंज होगी। अगर 5 किलो आलू है तो एक बैग में तो उतना ही आलू है, चाहे आप किलोग्राम में नापो, चाहे ग्राम में नापो, चाहे मिलीग्राम में नापो, वो थोड़ी चेंज होता है। तो इस तरह से N1U1 इज इक्वल टू N2U2, और यहां पर ये यूनिट्स लिख दी गई हैं उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो M1 का A, L1 का A, T1 का V। तो M1, L1, T1 बी द साइजेस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास, लेंथ, टाइम, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में M2, L2, T2 है कोरस्पॉन्डिंग यूनिट्स। तो इसको देखिए UN की जगह M की 1 की पावर A, L1B, T1B ऐसे, और फिर N2 निकालना होगा तो N1, और इसके नीचे ये क्वांटिटीज आ गई जो लिखी है इसी फॉर्मूले का। ये फॉर्मूला जब तक एग्जांपल ना देंगे तब तक समझ नहीं पाओगे। अब इससे चेंजिंग द यूनिट्स करते हैं, तो आइए चेंज करके देखते हैं कैसे यूनिट्स चेंज की जा सकती हैं। जैसे यहां एक क्वेश्चन लिया है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अब आप देखेंगे कि जूल होती है एसआई सिस्टम की यूनिट, अर्ग होती है सीजीएस सिस्टम की। तो पहले जिस क्वांटिटी को चेंज करना है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए। तो एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml² T-2। ठीक, अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, यहां एबीसी की जो वैल्यू है उसको मेंशन करेंगे, जैसे m की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। इससे कंपेयर कर दो इस यूनिट को। तो A की पावर आ गई 1, B की पावर आ गई 2 और C की पावर आ गई -2। सेकेंड स्टेप ये होगा, वैल्यूज ऑफ एबीसी। फिर राइटिंग यूनिट्स। अब यार यूनिट्स का मतलब है एसआई सिस्टम, और जिसमें चेंज कर रहे हो जो भी सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स लिखेंगे। तो मास लिखा तो 1 किलोग्राम होता है।
अब हमें सीजीएस में चेंज करना था, इसलिए 1000 ग्राम के बराबर है ये। लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर के बराबर, टाइम 1 सेकेंड, और N1 यहां दे रखा है 1 जूल। ये देखिए 1 है तो 1 जूल लिख दिया। अब अर्ग में M2 होता है 1 ग्राम, L2 है लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम है 1 सेकेंड, और N2 हमें निकालना, यही बोला कन्वर्ट करके बताओ। आराम से कन्वर्जन हो जाएगा। अब इसमें कन्वर्जन के लिए वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने पढ़ा था यूजिंग फॉर्मूला। तो N2 यानी ये जो N2 में फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। अब यहां वैल्यू डालना शुरू करिए। ये 1 लिखा, और M1 की वैल्यू देखिए 1 किलोग्राम थी, हमने 1000 ग्राम लिखी, क्योंकि ग्राम नीचे भी आएगा ग्राम ऊपर भी, तब कटेगा, ये ऐसे काटोगे। और यहां आ गया 1 ग्राम, नीचे 1 ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया। पावर A की पावर थी कि यहां पे 1 थी, 1 लिख दी। फिर ये दूसरा आ गया लेंथ 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर 2, B की वैल्यू 2 थी, और C की पावर -2 थी, दोनों का सेकंड सेकंड। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 1000 है तो 10 की पावर 3, ये 1 है, ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, 100 की पावर स्क्वायर, और 1 की पावर -2 जो कि 1 ही होता है, तो ये 10 की पावर 7 हो गया। इसका मतलब है 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आप यहां पर चेंजिंग द यूनिट्स वाला कार्यक्रम परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात पकड़ में आई होगी, ठंडे दिमाग से दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब एप्लीकेशन नंबर 2 क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि भाई जब भी कोई इक्वेशंस हम लिखते हैं और अगर वो सही है डायमेंशनली, तो जो टर्म लिखा है इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका, सारे डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट, ये बात की बात है। मतलब डायमेंशनल करेक्टनेस के लिए इस x का डायमेंशन, इस a का डायमेंशन, इस BC स्क्वायर का डायमेंशन, अंडर रूट DEF का डायमेंशन बराबर होगा। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और ये इंपॉर्टेंट रूल है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, कोई क्वांटिटी अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उसका यह मतलब नहीं होता कि फिजिकली भी करेक्ट हो। फिजिकली करेक्ट होने का मतलब रियल फॉर्मूला, ये यहां पे मैंने दोबारा लिखा क्योंकि आपका पूछा जाता है कोई भी चीज डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो फिजिकली वो करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर वो डायमेंशनली रॉन्ग है, अगर वो डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है, तो फिजिकली रॉन्ग होना पक्का है। ठीक, ये दिमाग में थोड़ा बात को पकड़े रहिएगा। जैसे यहां पर मैं आपको दिखाऊं, F इजिकल टू एक होता है सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई आर। अब यहां मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायमेंशनली करेक्ट है। देखिए इधर भी फोर्स की डायमेंशन आएगी, इधर भी फोर्स की आएगी, लेकिन ये सही फॉर्मूला नहीं, क्योंकि 10 नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट हैं, डायमेंशनली, बट फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। तो जो भी डायमेंशनली करेक्ट चीज होगी वो फिजिकली मतलब रियल में वो फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है नहीं मालूम। और डायमेंशनली गलत है, एक आर कम हो जाएगा तो ये वैसे ही गलत है। ठीक है, पकड़ पाए होंगे उम्मीद करते हैं। चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब ये इक्वेशन ऑफ द मोशन का एक फॉर्मूला है, और इसको कह रहे हैं कि इसकी भाई डायमेंशनल एक्यूरेसी बताइए। तो आपको इसकी 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 तीनों की डायमेंशन एक आ जाएगी, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स, एस का हो गया एल, यूटी का हो गया, यू का हो गया LT-1, और टाइम का हो गया टाइम, तो एल रह गया केवल, इसकी भी एल आ गई। और ए हाफ हाफ का तो डायमेंशन लेस है। एक्सेलेरेशन का होता है LT-2 और टाइम का होता है टी स्क्वायर, तो यहां पे फिर से एल आ गया, क्योंकि तीनों इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन एक ही है, इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये हमने इसकी एक्यूरेसी डायमेंशनली चेक कर ली। अच्छा, एप्लीकेशन नंबर 3, जहां पर हम रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। आइए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं, बिना एग्जांपल के ये पकड़ नहीं पाओगे। तो लिखा डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r। एक सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकालना है, एक मास m पार्टिकल रेडियस r वाले चक्कर में गोल गोल घूम रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले F इज प्रोपोर्शनल, जो मास दिया है भाई मास के वेलोसिटी के और रेडियस के प्रोपोर्शनल है, तो कितनी पावर के होगा ये नहीं मालूम, तो ABC लिख देते हैं, और यहां पर एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हम इक्वेशन बना सकें, इक्वल टू लिख सकें। ये स्टेप आप जरूर एग्जाम में लिखिएगा, क्योंकि अगर ये स्टेप नहीं लिखेंगे तो नंबर आपका काट लेगा टीचर, वेयर K इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तरफ दोनों की डायमेंशंस वेरियस क्वांटिटीज की मेंशन करेंगे। तो फोर्स की होती है MLT-2, के डायमेंशन लेस था तो उसको छोड़ ही दिया,
मास का हो गया a, वेलोसिटी का lt माइनस 1 का b और रेडियस का पावर c। अब यहां पर हो गया m l t माइनस 2 इसकी वैल्यू, ये मास का a और यहां b है तो l का b और प्लस c है ना, यहां से आ गया l और यहां से आ गया l, तो ये b प्लस c और t माइनस b। अब दोनों तरफ सेम, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, मतलब मास की पावर को मास की पावर से, लेंथ की पावर को लेंथ की पावर और टेम्परेचर की पावर को टाइम की पावर को टाइम की पावर से कंपेयर कर दोगे। तो यहां a है देखिए, तो a की पावर 1 आ गई। यहां b प्लस सी है तो b प्लस सी 1 होगा तो b प्लस सी 1 लिख दिया। और यहां पे पावर माइनस b है जो माइनस 2 के बराबर है तो b बराबर 2 आ गया। अब यहीं पर b प्लस सी बराबर 1 है तो b की वैल्यू 2 रख दीजिए तो c की वैल्यू आ जाएगी देखिए माइनस 1। ये करके दिखाए, आप तीनों को मतलब सॉल्व करना है सिंपल, पुटिंग ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ये देखिए a 1 थी, b 2 थी और c आपने माइनस 1 निकाली। इस पहली वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो f इज इक्वल टू के m की पावर a था 1 और v की पावर b की पावर यहां थी 2, तो 2 और r की पावर माइनस 1, और ये क्या हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये फॉर्मूला बन गया। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स जो हम डायमेंशनल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आपके हाथ में आ चुका है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं जाते जाते कि जो बच्चे डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, वो द्रोणा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे वीडियो लेक्चर पूरे कोर्स के, असाइनमेंट शीट, फॉर्मूला शीट, सारी चीजें मिल जाती हैं और आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशंस पूरे मिल जाते हैं वीडियो फॉर्मेट में, तो आप द्रोणा को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी फिजिक्स की जर्नी को आसान और स्ट्रांग बना लीजिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझसे क्या हेल्प चाहते हैं, जिससे मैं उस दिशा में आपसे बात कर सकूं। और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।